नमस्कार, हार्ट टॉक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन एक ऐसा नाम जो हिंदू और हिंदुत्व के खिलाफ इस देश की रोटी खाते हुए, इस देश का नागरिक बनते हुए एक पूरे के पूरे समुदाय या विचार और उसको मानने वाले, उसमें आस्था रखने वाले, उसका विरोध करता था। बात सिर्फ विरोध की नहीं, उस विरोध के साथ साथ वो हिंदुत्व के समाप्ति के लिए हिंदुओं का धर्मांतरण कराता था, और धर्मांतरण भी पैसे दे करके कराता था। पैसा, इतना पैसा कि जो आदमी एक समय उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के एक गांव में भीख मांग करके किसी अपने 2 जून की रोटी का इंतजाम करता था, वो जलालुद्दीन माफ करिएगा, उर्फ छांगुर बाबा एक ऐसी स्थिति में कुछ ही वर्षों में पहुंच गया कि वो 500 करोड़ रुपए को देखता था, उसका मालिक बन गया। उसकी कई बिल्डिंग्स आप बलरामपुर में देख सकते हैं, और अयोध्या जो रामनगरी है वहां के हिंदू लड़कियों को वो टारगेट करता था, और लाखों रुपए, यहां तक कि रेट तय थे कि इतने रेट दिए जाएंगे, अगर हिंदू लड़की इस जाति की होगी तो उसको इतने पैसे देकर के उसका धर्मांतरण इस्लाम में कराया जाएगा, हिंदुत्व और हिंदुओं से तौबा करेगी वो। ये सब कुछ वो क्यों करता था, और कितने बड़े इंटरनेशनल तार से वो कनेक्ट था, जिसमें नेपाल, पाकिस्तान और गल्फ के वो देश, और इतना पैसा उसके पास आता था, तो वो पैसा कैसे मैनेज होता था, वो बैंकों के जरिए, और कितने अकाउंट्स नेपाल से लेकर के हिंदुस्तान में किनके नाम पर वो खुले हुए थे, ये सब कुछ उत्तर प्रदेश एटीएस खुलासा कर रही है। लेकिन आप छांगुर बाबा की खबर को पढ़ करके तमाम खबरें जान रहे हैं, तमाम टीवी चैनल्स पर बातें आ रही हैं, लेकिन छांगुर बाबा जब जराइम की दुनिया में जा रहा था, और मैं तो इसे आतंकी कहूंगा, जब ये उसमें शुरुआत कर रहा था, उस समय इसके रिपोर्टिंग करने वाले हमारे साथ एक पत्रकार जुड़े हुए हैं, राम जी सोनी, जो बताएंगे कि एक जमालुद्दीन जो इतना, मैं आप कह सकते हैं कि वो इतना भिखारी स्थिति में था, वो इतने बड़े कद का कैसे हो गया, और कैसे वो बदमाश लोगों के संपर्क को साध करके उनको अपने मातहत रखने लगा, उनसे काम लेने लगा। राम जी सोनी, ओवर टू, आप बताएं कि क्या कुछ जानकारी आप ऐसा देंगे जिससे लोग दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर होंगे। धन्यवाद दिवाकर जी। मैं आपको बता दूं, लगभग 2-2.5 साल पहले की बात है। बलरामपुर निवासी वसीमुद्दीन उर्फ बब्बू चौधरी, ये जिला पंचायत सदस्य भी थे और ये ठेकेदारी का काम करते थे। तो बाबा, जो छांगुर बाबा है, इसने बब्बू चौधरी से एक बिल्डिंग बनवाई, जो बिल्डिंग अभी ढाई गई है योगी सरकार के द्वारा। जी। 2 करोड़ की बिल्डिंग बनी। बाबा ने बब्बू चौधरी को पेमेंट नहीं किया। बब्बू चौधरी जब पेमेंट मांगने गए तो बाबा उसको टालता रहा। इसके बाद बलरामपुर में बब्बू चौधरी के ऊपर इसने 2 मुकदमे लिखवा दिए। बब्बू चौधरी जेल चले गए, क्योंकि यह बाबा तत्कालीन वहां के जो एसपी थे उनके संपर्क में था और उनको ओबलाइज भी करता था। उससे एसपी से इसके डायरेक्ट संबंध थे, अच्छे संबंध थे। तो जितना बाबा कहता था बलरामपुर में, पुलिस उतना ही करती थी। वहां का के जो उस थाने के जो एसएचओ हैं, वो भी बाबा के कहने पर काम करते थे। और तत्कालीन जो एसपी है, जो जानकारी सामने आई थी कि एसपी भी बाबा के इशारे पर ही काम करता था। बब्बू चौधरी के खिलाफ जब एफआईआर हुई, बब्बू चौधरी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। उसके कुछ दिनों के बाद ही बहराइच के रिसिया थाने में बब्बू चौधरी के ऊपर रेप का मामला दर्ज कराया गया। कुछ दिनों 10-15 दिन बीत जाने के बाद उस रेप की घटना की जानकारी हम लोगों को हुई। एक हमारे मित्र हैं राहुल जी, उनके द्वारा हम लोग फिर जो महिला थी उसके पास गए। तो महिला ने तो पहले मना कर दिया कि हम इस पे, हमारे साथ ऐसी घटना हुई। बाद में सच्चाई जब सामने आई तो महिला को बताया गया कि तुम बब्बू चौधरी को आप जानती भी नहीं हो और कैसे तुमने एफआईआर कर दी। तो वो बोली कि नवाबगंज का एक व्यक्ति है, वो थाने की दलाली भी करता है और अपराध की दुनिया में वो सक्सेस भी है और आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता है। उसके द्वारा पैसे दिए गए 1 लाख रुपए उस महिला को। उस महिला ने रिसिया थाने में जाकर बब्बू चौधरी और उनके दामाद के ऊपर रेप का मामला दर्ज करा दिया था। फिर हम लोगों ने दबाव डालकर उससे कहकर, जब सच्चाई सामने आई, फिर वो कोर्ट में जाकर अपना बयान बदली। उसकी एवज में उसने बब्बू चौधरी से मोटी रकम ली। अच्छा। उस महिला ने फिर बब्बू चौधरी के ऊपर उसी बीच में कानपुर में
लूट का मामला पुलिस ने दर्ज करा दिया। बब्बू चौधरी को पता भी नहीं, उनका परिवार कभी कानपुर गया नहीं। बब्बू चौधरी के ऊपर और उनके परिवार को लूट का मामला दर्ज हुआ। जब पुलिस इनके पास पहुंची तब खुलासा हुआ कि बब्बू चौधरी कभी गए नहीं और पुलिस केवल बाबा के दबाव में बब्बू चौधरी को पैसा न देना पड़े, इसलिए ये पूरा षड्यंत्र बाबा रचा। बब्बू चौधरी जब हम लोग के पास आए तो पूरी जानकारी दी कि बाबा वहां बलरामपुर के उतरौलों में धर्मांतरण का काम करता है, हिंदू महिलाओं का धर्मांतरण कराता है। फिर बब्बू चौधरी ने मुख्यमंत्री को और लोगों को शिकायत पत्र भी भेजा। धीरे धीरे इसकी जांच चल रही थी और जांच का नतीजा यह हुआ कि बाबा की गिरफ्तारी हुई और बाबा का जो साम्राज्य था उसको मिट्टी में मिला दिया गया। और आपको दिवाकर जी बता दें कि अभी 300 करोड़ रुपए जो नेपाल के द्वारा इसको फंडिंग हुई है धर्मांतरण के नाम पर, ये नेपाल के 100 खातों में खाड़ी देशों से पैसे भेजे गए और इसके बाद उस पैसे को भारतीय क्षेत्र में नेपाली पैसे को कन्वर्ट करके बाबा के पास पहुंचाए गए। अच्छा। अभी 500 करोड़ की आप भी बात करें कि टोटल 500 करोड़ रुपए उसके अकाउंट में गए। इसी प्रकार ये पूरा नेटवर्क नेपाल बॉर्डर पर चला रहा था। नेपाल में आपने देखा होगा, चूंकि भारत और नेपाल का रोटी बेटी का संबंध है, लेकिन नेपाल मुसलमानों से पूरा घिरा पड़ा है क्योंकि नेपाल में मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ रही है, हिंदुओं की आबादी घटती जा रही है। नेपाल की 2021 की रिपोर्ट है, जनगणना रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि नेपाल में हिंदुओं की आबादी घट रही। उस समय 81.1% हिंदू की आबादी हुई और मुसलमानों की आबादी बढ़ गई। तो इसका नतीजा यही कि नेपाल में मुसलमान तेजी से डेवलप हो रहे हैं। सीधा वो पाकिस्तान से आ रहे हैं, नेपाल में पाकिस्तानी मदरसे चल रहे हैं। आपने देखा, आप जब सुदर्शन में थे तो आपने देखा होगा, हमने एक रिपोर्ट भेजी थी, बॉर्डर पर पाक का नापाक मदरसा। उस खबर को लेकर पूरे नेपाल में तहलका मच गया था सुदर्शन की खबर को लेकर कि ये जानकारी कैसे लीक हुई। हमने मदरसे के अंदर जाकर मुसलमानों जैसा भेष धारण करके उस स्टोरी को किया था। इसके बाद काठमांडू तक के लोगों ने मुसलमान के मौलानाओं ने मुझे धमकी दी कि नेपाल में आ जाओगे हत्या कर देंगे। तुमने कहा भाई अगर मरना आपके हाथ से होगा तो कर दीजिएगा। तो इस तरह से वहां डेवलप हो रहे कर रहा हूँ दिवाकर जी। जो पाकिस्तान के मीनू है खाने का, तो अगर जो मीनू पाकिस्तान के उस मदरसे का, वही मीनू नेपालगंज जो मदरसा चल रहा है पाकिस्तान की फंडिंग से, सेम मीनू है। और बाबा के नेटवर्क आप देख रहे पूरे नेपाल बॉर्डर पे सक्सेस था। इसी का नतीजा है कि बाबा के पास 300 करोड़ खाड़ी देशों से आए नेपाल के थ्रू, जिसकी जांच एटीएस स्टे वगैरह कर रही है। तो बाबा एक धर्मांतरण का पूरा षड्यंत्र खेल रहा था, खास करके अयोध्या के हिंदू लड़कियों को टारगेट किया भाई। ब्राह्मण और क्षत्रिय लड़कियों को धर्मांतरण के लिए 15 से 16 लाख रुपए देने की बात आई और ओबीसी जातियों के लिए 12 से 10 लाख रुपए देने की बात आई। तो पैसा तो खाली देशों से आता था इसके पास, तो खर्च करने में इसको कोई दिक्कत नहीं। और इसके साथ जो नीतू है, आप इधर उसको भी कन्वर्ट किया इसने। जी। और जितनी संपत्ति गिराई गई है बाबा की, सब नीतू के नाम। अच्छा। नीतू का पूरी संपत्ति जो गिराएगी नीतू के नाम, और जमीन सरकारी जमीन। तो किस तरह इसका वहां वर्चस्व था कि जो वहां के एसडीएम होंगे, तहसीलदार होंगे, लेखपाल होंगे, वो सरकारी जमीन पर भवन निर्माण करा रहा है, आलीशान कोठी बना रहा है, उस समय कार्रवाई क्यों नहीं की, जांच क्यों नहीं की? ये सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि उस समय जब ये अपना भवन सरकारी जमीन पर बना रहा तो क्यों नहीं रोका गया? तो इसका साफ संकेत है कि वहां इतना उसका वर्चस्व था कि लोग इससे डरते थे। इससे इससे कनेक्टेड थे और लोग भी, क्योंकि इसका नेटवर्क तो बहुत बड़ा हो गया होगा। क्योंकि अगर हवाला के जरिए पैसा आता था, नेपाल पैसे का केंद्र था, वहां से उसका कन्वर्जन होता था, उतने खाते में आता था, फिर वो इंडिया में लाया जाता था। फिर आप बहराइच में तो रिपोर्टिंग ही करते हैं, नेपालगंज से बहराइच और बहराइच से फिर उत्तर प्रदेश के अन्य भागों में और देश के अन्य भागों में भी इसका नेटवर्क तो फैला ही होगा। क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश एटीएस के जांच के इतने खुलासे हुए हैं, इतने तार खुले हैं, अगर और अन्य राज्यों की पुलिस जो है संपर्क में आएगी, वहां की जांच एजेंसियां, तो इसका तो एक इंटर स्टेट गैंग बाकायदा वर्क कर रहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये इसकी जानकारी मिल चुकी है। जी बिल्कुल। देखिए, आप सोचिए कि एक अंगूठी बेचने वाला व्यक्ति जो साइकिल से अंगूठी यानी नग बेचता था, वो कैसे चंद दिनों में खरपति हो गया। बहुत गरीबी में काटे हैं। नग बेचकर जीवन यापन करने वाला व्यक्ति पीर बन गया, लोगों के धर्मांतरण कराने लगा। तो इसका नेटवर्क जो है काफी स्ट्रांग था, खास करके नेपाल में। क्योंकि अगर खाड़ी देशों से भारतीय अकाउंट में पैसा आता तो ये बात कब की खुल जाती,
लेकिन वो सीधा पैसा नेपाल के लोगों के, जो इसके गुर्गे थे नेपाल में, जो गुर्गे इसके बैठे हैं, उन गुर्गों के अकाउंट में आते थे। फिर वहाँ से उस पैसे को हवाला के जरिए, हुंडी के जरिए इसके पास भेजा जाता था। उस पैसे का इस्तेमाल ये हिंदुओं के धर्मांतरण में प्रयोग करता था। तो ये इसका नेटवर्क धीरे-धीरे इतना 2-3 सालों में इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि किसी को कुछ समझता नहीं था। जो वहाँ के आस-पास के लोग हैं, वो लोग भी बाबा से डरते थे। आप सोचिए कि बाबा, आप उम्र भी देख रहे होंगे, 70 साल की उम्र होगी इसकी, लेकिन किस तरह से पूरा नेटवर्क चला रहा था। बल्हनी बॉर्डर हो गया, बहराइच हो गया, ये पूरे जितने नेपाल के बॉर्डर इलाके हैं, यहाँ इसके गुर्गे काम करते थे, जो केवल मनी ट्रांसफर के जरिए, हवाला के जरिए इसको पैसे पहुँचाते थे। और खाड़ी देश के वो कौन लोग हैं, जो इसको बिल्कुल हिंदुओं के धर्मांतरण के पैसे भेजते थे? भेजते थे, और उसका इसकी भी उसका जाँच सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, और बिल्कुल, पाकिस्तान बिल्कुल, के बिल्कुल, जरिए बिल्कुल, बताते हैं कि कनाडा तक से तार जुड़े हुए हैं। अब तो बहुत सारा। बिल्कुल बिल्कुल देखिए, हम मैंने आपको बताया ना कि नेपाल में ऐसे मदरसे चल रहे हैं जो सीधे पाकिस्तान से कनेक्टेड हैं। पाकिस्तान के मौलाना वहाँ आके पढ़ाते हैं बच्चों को। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर कोई व्यक्ति गैर मुसलमान नहीं जा सकता। वहाँ की स्थानीय पुलिस उस मदरसे में नहीं घुसती है। क्योंकि देखिए कि नेपाल की कानून व्यवस्था भी काफ़ी लचर व्यवस्था है, क्योंकि ओली प्रधानमंत्री हैं वहाँ के, कम्युनिस्टवादी सरकार है नेपाल में, इसलिए खासकर इन पर कार्रवाई नहीं होती है। अगर राजतंत्र नेपाल में होता, राजा की सत्ता होती, तो ऐसे मदरसे वहाँ पनप नहीं पाते। इसी का नतीजा है कि नेपाल में तेजी से मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है और भारत विरोधी काम नेपाल में चल रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये जानकारी आप दे रहे हैं। क्या एक बहुत बहराइच से और कुछ सूचना है इसके बारे में? सीमावर्ती इलाकों में, भारतीय इलाकों में किससे जुड़े थे, इसका कोई खुलासा ज़रूर होगा दिवाकर जी। मैं आपको बता दूँ, क्योंकि बाबा का जो नेटवर्क है, ऐसे मान लीजिए पहाड़ी देश से आए। जी। देखिए, इस खुलासे के बाद बहराइच पुलिस काफ़ी अलर्ट हो गई है। जो बहराइच की खुफिया विभाग, वो भी काफ़ी अलर्ट है। ऐसे लोगों को बहराइच खुफिया एजेंसियाँ खोज रही हैं, जो बाबा के संपर्क में थे। पूरी तरह से सुरक्षा एजेंसियाँ लगी हैं कि बाबा के तार बहराइच में, नेपाल बॉर्डर इलाके में गाँव हैं, गाँव में रहने वाले जो लोग हैं, धनाढ्य लोग हैं। क्योंकि नेपाल बॉर्डर की बात बता दें, नेपाल बॉर्डर में के इलाकों में ऐसे कम दिनों में धनाढ्य हुए हैं, जो कभी बहुत ठेला बढ़िया। लगाकर सब्जी बेचते थे, बहुत। आज वो करोड़पति हो गए। कई उनकी बिल्डिंगें हैं। तो 10-5 सालों में आदमी इतना डेवलप नहीं कर पाएगा कि सब्जी बेचकर वो खरबपति हो जाए। तो बॉर्डर पे कहीं न कहीं ये बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। खाड़ी देशों से उनको पेमेंट आ रहा है, हिंदुओं का धर्मांतर कराने के लिए एक बड़ा समूह षड्यंत्र हिंदुओं के प्रति यहाँ चल रहा है, रचा जा रहा है। कई सालों से आप देख रहे होंगे, धर्मांतर का खेल नेपाल में चल रहा था, अभी भी चल रहा है। ईसाई मसीनियाँ भी, जो थारू समुदाय के लोग हैं, जो निचली जात के जनजात के लोग हैं, उनका धर्मांतर कराती हैं। ऐसे जो मुस्लिम संगठन के लोग हैं, वो भी गरीब नेपालियों को धर्मांतरण करा रहे हैं, केवल पैसे की लालच देकर। और पैसे वो सारे इनको खाड़ी देशों से भेजे जाते हैं, हिंदुओं की संख्या कम करने के लिए। आपने देखा होगा, जिस तरह से ये अयोध्या की लड़कियों को टारगेट करता था और आस-पास के जिले की लड़कियों को टारगेट करता था, तो इसका मकसद यही था कि हिंदुओं की संख्या को कम करना। अयोध्या राम मंदिर बनने के बाद से आप देख रहे हैं, किस तरह से अयोध्या का नाम हुआ, और उसी अयोध्या की लड़कियों को ये पैसे की लालच देकर धर्मांतरण के जाल में फँसाता था। तो कहीं न कहीं ये देखिए, ये विदेशी तार इसके जुड़े हैं बिल्कुल। खाड़ी देशों से, पाकिस्तान से, तभी इसका इतना मनोबल बढ़ा और इतना इसको पेमेंट आ रहा था। बिल्कुल। दिवाकर और ये जी। 500 करोड़ का मालिक भी बना था। वैसे अभी तो 500 करोड़ की बात आई है। इसके जो अवैध संपत्तियां हैं और संपत्तियों का जो खुलासा होगा, ये धनराशि बहुत ज्यादा हो सकती है। पाकिस्तान सहित गल्फ के तमाम वो देश, वो कट्टरपंथी संगठन जो कनेक्टेड हैं चांगुर बाबा से। तो चांगुर बाबा का ये जो पूरा ताना बाना है, ये हिंदुत्व विरोधी था, देश विरोधी था, और साथ ही साथ लड़कियों को, उसमें भी हिंदुओं लड़कियों को इसलिए निशाना बनाया जा रहा था कि हिंदू समाज का जो सामाजिक ताना बाना है, उसका घर का जो स्ट्रक्चर जहां महिला शक्ति होती है, उसी को छिन्न भिन्न कर देना, अर्थात अपने धर्म के प्रति उनका लगाव खत्म हो जाए, इसलिए ये टारगेट करता था हिंदू लड़कियों को। रामजी सोनी, हम आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन इतनी जानकारी रामजी सोनी की अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और देश की खातिर
इसको शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब कीजिए। और रामजी सोनी से कोई सवाल हो तो हम इस मुद्दे पर 2-4 बार और जुड़ेंगे, कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां ये देंगे, क्योंकि ये जो जानकारी है वो आपको रामजी सोनी ही दे सकते हैं। क्योंकि रामजी सोनी जब छांगुर बाबा बनने की कवायद में ये आदमी था, जमालुद्दीन, तब उस पर इन्होंने रिपोर्टिंग की थी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। राम जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।